मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस पेपर के लिए आज आपके लिए मैंने तैयार किया है कार्यशील पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि कार्यशील पूंजी को कुछ लोग चालू संपत्तियों का योग मानते हैं और कुछ व्यक्ति चालू दायित्वों और चालू संपत्तियों के आधिक्य को कार्यशील पूंजी मानते हैं और कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी शब्द के स्थान पर चक्रीय पूंजी शब्द का प्रयोग जो है अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय के लिए हम लोगों ने इसकी अवधारणा भी गत अध्याय में अध्ययन किया था। तो कार्यशील पूंजी जो है कई प्रकार की हो सकती है और कार्यशील पूंजी को अवधारणाओं के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं और इसी तरह आवश्यकताओं के आधार पे भी दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है कि अवधारणाओं के आधार पे भी कार्यशील पूंजी दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकल कार्यशील पूंजी। इसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। सकल कार्यशील पूंजी का अभिप्राय चालू संपत्तियों के कुल योग से होता है। चालू संपत्तियों में आपको पता ही है कि हम क्या क्या लेते हैं। रोकड़ लेते हैं, बैंक लेते हैं, बैंक शेष लेते हैं, देनदार, प्राप्य, विपत्र, पूर्ववृत्त भुगतान आदि जैसी चालू संपत्तियों के योग जो होता है वो सकल पूंजी कहलाता है। मैंने नीचे लिखा भी है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की इक्विवेलेंट क्या होती है, टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, स्टॉक, डेटर्स, BR, बैंक और कैश आदि जो है करंट एसेट्स में आती है। तो जितनी हमारी करंट एसेट्स है, जितनी भी व्यवसाय में चालू संपत्तियाँ हैं, वो सारी जो है सकल कार्यशील पूंजी कहलाती हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इसका, स्थायी कार्यशील पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी की वह मात्रा होती है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए नियमित रूप से सदैव रखी जानी चाहिए, स्थायी कार्यशील पूंजी कही जाती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, स्थायी होती है और दीर्घकालीन होती है, इसलिए इसका वित्तयन भी दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों से ही किया जाता है। स्थायी संपत्ति के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की वह राशि होती है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए नियमित रूप से चालू संपत्तियों में विनियोजित रखी जाती है। यह नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है। यह कार्यशील पूंजी स्थायी तौर पर रखी जाती है, जैसे कच्चे माल का न्यूनतम स्तर रखने के लिए, स्टॉक का न्यूनतम या तैयार माल का स्टॉक रखने के लिए, न्यूनतम बैंक और नकद शेष आदि रखने के लिए। तो ये जो है हमेशा स्थायी रूप से रखी जाती है और ये एक फंड क्रिएट किया जाता है ताकि दीर्घकालीन प्रकृति के कार्यों को इससे पूरा किया जा सके। अगला इसका प्रकार आता है परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त वर्ष के कुछ महीनों में व्यापार की अधिकता के कारण परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सामान्यतः चीनी उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, फ्रिज है, कूलर है आदि मौसमी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जितने भी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मौसम के खास महीनों में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता भी होती है। मौसमी प्रकृति के कारण इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। इनकी व्यवस्था अल्पकालीन स्रोतों से की जाती है। व्यवसाय में जैसे जैसे परिवर्तन आते हैं, कार्यशील पूंजी की मात्रा कम या अधिक होती रहती है। तो नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त व्यवसाय को सुविधापूर्वक अगर हमें संचालन करना होता है तो वर्ष के दौरान मौसमी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहती ही रहती है और यह पूंजी की राशि व्यवसाय के कुछ समय विशेष में ही अधिकता रहती है और समय विशेष के बाद इसकी कम होती है। या तो जैसे कच्चे माल की उपलब्धता के कारण हो सकती है और जिस समय में कच्चा माल उनको उपलब्ध होता है उस समय में इन्हें खरीद करके रखना होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो कपास की फसल आते ही कपास की खरीद करके रखना होता है। स्थायी तथा मौसमी कार्यशील पूंजी को एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि मौसमी कार्यशील पूंजी मौसम के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है या कम या ज़्यादा इसे किया जा सकता है। व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है।
इसी के साथ आता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। और शुद्ध कार्यशील पूंजी में जैसे कि मैंने नीचे डायग्राम वो बताया भी है फॉर्मूले में कि करंट असेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज़ को लेस कर दिया जाता है तो नेट वर्किंग कैपिटल प्राप्त हो जाती है, शुद्ध कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है। चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का अंतर होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा सकल पूंजी का वह भाग होती है जिसमें वित्तीय दीर्घकालीन स्रोतों से किया जाता है और इसकी गणना दीर्घकालीन पूंजी में स्थायी संपत्तियों को घटा करके की जाती है। यहाँ हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर आधिक्य की राशि को शुद्ध कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक विद्वान इस अवधारणा को अधिक उपयुक्त मानते हैं। और आपने देखा होगा कि आपकी बुक में इसके कुछ सवाल भी दे रखे हैं जिसमें एक बैलेंस शीट आपको दी जाती है। उस बैलेंस शीट में आपके पास जो है इक्विटी होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, तो आपको उसके हिसाब से जो है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करना होता है। और करंट एसेट्स में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टॉक, डेटर्स, बीआर, बैंक, कैश आदि को ले सकते हैं। और इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ में भी जितने भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो ले सकते हैं, या बीपी जो हैं पेबल्स जिनके भी हैं तो उनको भी हम जो है इसमें ले सकते हैं। तो जितने भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको लेस करने के बाद हमें शुद्ध कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है, नेट वर्किंग कैपिटल प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम कार्यशील पूंजी के व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। धन्यवाद।